नमस्कार, प्राइम टाइम न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं स्वप्नेश दुबे। हम हाजिर हैं दिन भर की उन खास खबरों के साथ जिसका सरोकार सीधे आपसे है। इसमें होते हैं वो तीखे सवाल, सियासतदानों से हम निकालते हैं उनके जवाब, जिससे आप सहमत और असहमत दोनों भी हो सकते हैं। इस प्रोग्राम को दिखाने का हमारा मकसद यही है ताकि आप उन छिपी हुई खबरों की तह तक जा सकें, उसके विश्लेषण को समझ सकें। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान के घर में जो आग लग रही है वो उसके चिराग से ही लग रही है। सीमा पार से आतंकियों की सप्लाई करने वाला पाकिस्तान अब अपने ही देश के एक बड़े पूर्व अधिकारी के बयान से घिर गया। यही नहीं, वहां के पूर्व एनएसए का जो बयान आया, अगर उस पर गौर करें तो साफ हो जाएगा कि पाक की आतंकवाद के प्रति दोगली रणनीति किस तरह से बदस्तूर जारी है, जिस पर रोक की दरकार है। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि वहां की जिहादी सेना के अफसर और खुफिया संस्था आईएसआई के रणनीतिकार ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान से भारत विरोधी तत्वों का किसी भी तरह से खात्मा हो जाए। ये वो बिल्कुल भी नहीं चाहते। दर्रानी का कहना है कि हाफिज सईद की कोई जरूरत नहीं है, पाकिस्तान को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दर्रानी ने दो टूक होकर पाकिस्तान से अपनी जमीन पर पनप रहे आतंकवाद को खत्म करने की बात कही। उन्होंने जैश ए मोहम्मद के प्रमुख हाफिज सईद के खिलाफ भी पाकिस्तान से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। नई दिल्ली में आयोजित 19वीं एशियाई सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में दिए अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हमें हाफिज सईद की जरूरत नहीं, लिहाजा पाकिस्तान को उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी ही चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि हाफिज सईद को सजा जरूर होगी। दर्रानी ने यह भी कहा कि मुंबई में हुए 26/11 के हमले में सीधे तौर पर उन आतंकी संगठनों का हाथ था जिनकी जड़ें पाकिस्तान में फैली हैं। दर्रानी ने यह कहा कि ये आतंकी संगठन सीमा पार से आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं। दर्रानी का बयान उस समय आया है जब इसी माह के अंत में दोनों देशों के बीच सिंधु जल को लेकर इसके स्थायी कमीशन की बैठक होने वाली है। उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे, वो ये साफ मान रहे हैं कि इसमें पाकिस्तानी स्टेट का पूरा हाथ था, हाफिज सईद का हाथ था और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान हकीकत को माने और हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई करे। हाफिज सईद को महज नजरबंद करके रखना, ये इससे पूरा जो हिंदुस्तान जो खुश नहीं होगा, ना ही इंटरनेशनल कम्युनिटी इससे मानेगी। ये जो कार्रवाई अभी हाफिज सईद के खिलाफ पाकिस्तान कर रहा है, ये एक किस्म की धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी की आंखों में, और जो कि उन्होंने साफ इसको पहचान लिया है। और अब ये दुरानी की स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाती, पाकिस्तान को हाफिज सईद के खिलाफ कार्रवाई लेनी। ऐसी ही मिलीजुली प्रतिक्रिया सभी रक्षा विशेषज्ञों की ओर से आ रही है कि सिर्फ नजर बंद करने से किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होगी, आतंकी सूची में डाल देने से कुछ नहीं होगा। उन्हें एक पुख्ता कार्रवाई करनी पड़ेगी। जो किस तरह की कार्रवाई हो, यह पाकिस्तान को फैसला करना पड़ेगा आतंकवाद को लेकर। दर्रानी का यह बयान इसलिए भी मायने रखता है क्योंकि भारत काफी समय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी संगठनों को प्रतिबंधित करने और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करता रहा। इससे पहले इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि आतंकवाद निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बना हुआ है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान और भारत दशकों से छद्म युद्ध का शिकार बने हुए हैं। वहीं अफगानिस्तान के एनएसए हनीफ अतमर ने भी पाकिस्तान को आड़े हाथों लेते हुए साफ तौर पर कहा कि वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर को एक आतंकी संगठन मानता ही है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान को इन्हें अपनी जमीन का इस्तेमाल किसी भी तरह से नहीं करने देना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में मौजूद हाफिज सईद के खिलाफ भी भारत ने कई बार ठोस सबूत दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान की आदत की तरह वो मानता है नहीं, जिन्हें पहले तो वो सिरे से खारिज करता रहा था, लेकिन अमेरिका में सत्ता परिवर्तन के बाद उसने अपने यहां मौजूद हाफिज सईद को आतंक फैलाने के आरोप में जेल में डाल दिया, नजरबंद कर दिया। दर्रानी का बयान इस संदर्भ में भी काफी मायने रखता है कि जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित की जाती रही हिंसा में भी पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों का ही हाथ शामिल रहा। हालांकि पाकिस्तान इन्हें जिहाद का नाम देता रहा, लेकिन दर्रानी के बयान ने एक बार फिर से पाकिस्तान की पोल खोल
खोलकर रख दी है। जो बात भारत कहता रहा उसी पर पुष्टि कर दी है। भारत के रक्षा अध्ययन संस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि भारत अफगानिस्तान कई दशकों से परोक्ष युद्ध के शिकार हुए। आज के विश्व में आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय जो था वो कॉम्बैटिंग टेररिज्म था, जिसमें इवॉल्विंग एंड एशियन रिस्पॉन्स को लेकर भी चर्चा हो रही थी, जिसको लेकर लगातार बातें सामने आ रही हैं। अब अगर इसके विश्लेषण की बात करें तो भारत हमेशा से ये कहता आया है कि हाफिज सईद की मुंबई हमले का जो मुख्य साजिश करता है वो हाफिज सईद ही है और पाकिस्तान से हाफिज सईद पर कार्रवाई की मांग करता रहा है। वहीं पाकिस्तान ने सबूतों के अभाव की बात कहकर कार्रवाई करने से साफ तौर से इनकार कर दिया था, जो बहुत बड़ी बात है। अपने आप में पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए अब पाकिस्तान से ही आवाजें उठ रही हैं। पाक के आतंकी गुट ने ही मुंबई का हमला किया था, यह पाकिस्तान के पूर्व एनएसए बता रहे हैं। तो पाकिस्तान के पूर्व एनएसए ने यह स्वीकार किया है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान इस बात को नजरअंदाज करता रहा, सिरे से खारिज करता रहा कि हाफिज सईद का हाथ उन हमलों में है, मुंबई के हमलों में है, जिसको लेकर पूर्व पाकिस्तानी एनएसए दर्रानी ने साफ तौर से यह बात कही कि आतंकी संगठनों का हाथ था। पाकिस्तान में जिनकी जड़ें हैं उन्हीं आतंकी संगठनों का हाथ था, और किनकी जड़ें पाकिस्तान में है ये कौन नहीं जानता। हाफिज सईद को लेकर भी उन्होंने दो टूक शब्दों में कह दिया कि किसी काम का नहीं है, लेकिन दर्रानी के इस बयान में भी आलोचना हो सकती है। दर्रानी ने इस बात को रखते हुए कहा कि वो किसी काम का नहीं है। इसका मतलब हाफिज सईद जब तक काम का था तब तक इस्तेमाल पाकिस्तान ने खूब किया, लेकिन अब अगर नहीं हो रहा उसका इस्तेमाल तो सीधे तौर पर पाकिस्तान की ओर से यह साफ तौर से अब कहा जा रहा है कि किसी भी तरह से हाफिज सईद काम का नहीं है और उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व एनएसए को अब यह लग रहा है कि अब काम का नहीं है। इसका मतलब पहले काम उससे अच्छे खासे करवाते रहे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिवाकर विक्रम सिंह जी इस पर ज्यादा विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, ये जो बयान सामने आया पूर्व एनएसए का, इसको किस नजरिए से देखा जाए? क्योंकि ये एनएसए रह चुके हैं, पाकिस्तान के लिए काम कर चुके हैं, इनके वक्त में भी आतंकवाद था, और अब ये कह रहे हैं कि साफ तौर से जो आतंक है वो पाकिस्तान से आता है, हाफिज सईद पर कार्रवाई करनी चाहिए। पूर्व एनएसए ने जो बयान दिया है स्वप्नेश, उसका एक दूरगामी असर इसलिए हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे पर बुरी तरह से घिर चुका है, और ट्रंप ने जिस तरह से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाया है और भारत भी ये दबाव बनाया हुआ है, उससे पाकिस्तान कहीं न कहीं एक रणनीति के तहत एनएसए से बयान, पूर्व एनएसए से बयान दिलवाया हो सकता है। क्योंकि एक रणनीति के तहत इस तरह से स्वीकारोक्ति वो भी भारत में आकर कर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। जहां तक उन्होंने कहा ये हाफिज सईद की बात या और इस मुद्दे पर 9/11 में जो षड्यंत्र हुए वो एक तरह से साबित हो चुका है। अमेरिका भी इस बात को मानता है, पूरी दुनिया इस बात को मानता है, भारत इस पर डॉजियर्स दे चुका है। इतने स्पष्ट स्वीकारोक्ति के बाद अगर पाकिस्तान उससे मुकर रहा है और अब ट्रंप सरकार बराबर ये मान रही है कि पाकिस्तान उन लोगों को न्याय दिलाए, मुंबई हमलों के गुनहगारों को जो है वो न्याय दिलाए, तो उसमें कहीं न कहीं ये बात साबित हो जाती है कि पाकिस्तान दबाव में है। और पूर्व एनएसए ने भारत के कार्यक्रम में आकर के अगर ये बात कहा है तो इससे कोई ऐसी बात नहीं हो सकती। लेकिन स्वीकारोक्ति के बावजूद भी अगर वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, उन पर लगाम नहीं कस रहे हैं, तो आप जान सकते हैं कि वो दोगली रणनीति पर पाकिस्तान, दोगली रणनीति, बिल्कुल यही बात है। ये बार बार बात सामने आती है कि दोगली रणनीति जो पाकिस्तान की है वो बार बार सामने आती है, और पाकिस्तान किसी भी तरह से मानता नहीं है, चाहे कोई कितने ही बयान दे ले। पूर्व एनएसए से क्या किसी रणनीति के तहत बयान दिलवाया गया, ये भी हो सकता है। इससे किसी भी तरह से इसको हम साफ तौर से कहा नहीं जा सकता कि इसे सीधे तौर पर हम हटा सके। इस बात पर भी हमें बात करनी ही चाहिए। बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए, रक्षा विशेषज्ञ हैं और खासकर पाकिस्तान के मामलों को लेकर वो बखूबी जानते हैं पाकिस्तान की चाल को। बीडी मिश्रा साहब, आपको क्या लगता है जो पूर्व एनएसए दर्रानी ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जो आतंकवाद है, जो हमला हुआ था मुंबई में, उसकी जड़ें पाकिस्तान में थी, आतंकवादी संगठन वो पाकिस्तान के थे, और साथ ही उन्होंने कहा कि अब हाफिज किसी भी तरह से हमारे काम का नहीं है तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस पर आपका क्या टेक है?
देखिए, इसमें बड़ा विरोधाभास लग रहा है। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान का कोई भी आदमी अगर हिंदुस्तान में आके यह कहे कि आतंकवाद पाकिस्तान से किया जा रहा है, दूसरा हाफिज सईद जो कि एक बहुत बड़ा एनजीओ चलाता है, वहां पर बहुत वेलफेयर काम का एक ढोंग रचता है, मुशर्रफ के बहुत नजदीक है, उसके खिलाफ बोले तो ये बड़ा ताजुब लगता है, क्योंकि वहां की जनता भी इस बात को सुन रही होगी जी। और अगर वहां की जनता ये समझती है कि ये गलत किया गया है, हाँ। तो इसका मायने क्या है जी। वहां की आर्मी डिस्ग्रेस नहीं होना चाहिए। तो ये सब बातों को देखते हुए मुझे तो ये लगता है कि ये पाकिस्तान की एक बौखलाहट है। है जरूरी होगा कि प्रेशर उनके ऊपर काफी ज्यादा है। हाँ। और ये इस्तेमाल किया जा सकता है बयान यूनाइटेड नेशंस में हमारे भारत के द्वारा कि ये उनके यहाँ के ही लोग कह रहे हैं कि आतंकवादी हाफिज सईद है और इसको इंटरनेशनल आतंकवादी बनाया जाए। लेकिन सबका एसिड टेस्ट ये है कि अगली बार जब भारत इस मामले को यूनाइटेड नेशंस में उठाता है तो चीन की रवैया क्या होती है, क्योंकि अगर पाकिस्तान इसको सिंसियरली मान लेता है या दबाव में मान लेता है या किसी अपनी चाल की वजह से मानता है तो चीन को ऑब्जेक्शन नहीं करना चाहिए। बीडी मिश्रा साहब कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत पूर्व एनएसए से बयान दिलवाया गया होगा। क्या आप मानते हैं कि ये किसी सोची समझी रणनीति के तहत दिलवाया गया, और अगर ऐसा है तो ये कौन सी रणनीति हो सकती है आपकी नजर में? यहाँ आके कोई ऐसी बात नहीं बोल सकता है, क्योंकि आपको एक बात शायद न पता हो कि वहां का कोई आदमी अपने खुद देश में पाकिस्तान में महफूज नहीं है। अगर आईएसआई ये चाहे कि ये जिंदा न रहे। हाँ। वहां पर बेनजीर भुट्टो को मार दिया, वहां पर मुर्तजा भुट्टो को मार दिया, वहां पर ये तमाम लोगों को बलूचिस्तान में लोगों को मार दिया। तो ये तो कहीं न कहीं से आईएसआई का क्लियरेंस इनको था कि करो। अब इनकी नीति क्या है, दबाव की है, दिखावा है, यह तब पता लगेगा अगर चाइना हाफिज सईद को इंटरनेशनल टेररिस्ट होने के समय वीटो ना करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही। बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा साहब हमारे साथ प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। तो बीडी मिश्रा साहब ने जो अहम बात कही है उसमें साफ तौर से ये निकलकर सामने आ रहा है कि किसी भी तरह से ये सोची समझी रणनीति तो लग ही रही है, लेकिन इसका असर देखना तब होगा जब चाइना वीटो ना करे हाफिज सईद को इंटरनेशनल आतंकवादी जब करार दिया जाएगा तब। अब बात हो गई पाकिस्तान की, अब बात करते हैं देश के गौरव तिरंगे की। देश का जो गौरव है, झंडा, उसको लेकर हम सब भारतीयों के मन में अपने देश के प्रति सम्मान और गर्व का भाव तो रहता है। इसी भाव को जागृत करता है हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। जब जब तिरंगा खुले आकाश में फहराया जाता है तब हर भारतीय का सिर देश और सैनिकों के लिए सम्मान से झुक जाता है। इसी सम्मान और गर्व को बढ़ाने वाली खबर अब हम आपको बताने वाले हैं, जिसको देखकर आप सभी को हमारे वीर सैनिकों पर गर्व होगा। बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय अटारी वाघा सीमा पर देश का सबसे ऊंचा तिरंगा फहराया। इस तिरंगे को पाकिस्तान के लाहौर से भी साफ साफ देखा जा सकता है। तो पाकिस्तान से भी अगर किसी को देखना हो झंडा तो लाहौर से देख सकते हैं। हमारे तिरंगे की ऊंचाई 360 फुट है, जिसका वजन 100 किलो है और अब यह लिम्का बुक में दर्ज होगा। वहीं अपनी आदत से मजबूर पाकिस्तान इस पर भी ऐतराज जता रहा है। पाक रेंजर्स का कहना है कि भारत इससे पाकिस्तान की जासूसी करना चाहता है, जिसे बीएसएफ ने सिरे से खारिज कर दिया। तिरंगे को सेना ने पंजाब टूरिज्म विभाग के टूरिज्म इंफॉर्मेशन सेंटर के बाहर स्थापित किया है। 360 फुट ऊंचे तिरंगे को लहराने की रस्म निकाय मंत्री अनिल जोशी, बीएसएफ के आईजी मुकुल गोयल, डीआईजी जेएस ओबरॉय, आईजी दिल्ली हेडक्वार्टर सुमेर सिंह और बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कमल शर्मा ने अदा की। तिरंगे को बीएसएफ के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया है। भारत की आन बान शान यानी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, जो हम लोगों में देश के प्रति देशभक्ति की भावना जागृत करता है। और देश के सबसे ऊंचे तिरंगे की क्या क्या खासियत है, यह भी आपको बताते चलते हैं।
पंजाब के अटारी वाघा सीमा पर हर रोज देश के जवानों का हौसला देखते ही बनता है। सीमा पर रिट्रीट सेरेमनी में भारत और पाकिस्तान के सैनिक अपने देश के सम्मान में देशभक्ति के नारे लगाते हैं और अपनी सेना का दमखम दिखाते हुए खुद को दूसरे से बेहतर बताने की कोशिश करते हैं। तिरंगे को अटारी सीमा पर नो मैन लैंड से 150 मीटर दूर लगाया गया है। यह देश की शान जो झंडा है उसकी खासियत हम आपको बता रहे हैं। तिरंगे की ऊंचाई 360 फुट है और 120 बाय 80 फुट के तिरंगे का वजन 100 किलो का वजन भी है। खासियत है ये 55 किलो वजनी और 110 मीटर के पोल पर इसे लगाया गया है। रिट्रीट सेरेमनी में यह कहा जाता है तिरंगे को 3 करोड़ रुपए की लागत से भी तैयार किया गया। ये तमाम खासियत हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। रिट्रीट सेरेमनी में हमारे देश के वीर बहादुर शेर सैनिक हमेशा पाक पर भारी पड़ते हैं। इस रिट्रीट में रोज बड़ी संख्या में दोनों देशों के लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब भारतीय भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि शान इस तिरंगे को लगाने के लिए क्या क्या काम विशेष रूप से किए गए। तिरंगे के पोल को लगाने के लिए मुंबई से 60 ट्रॉलों पर स्पेशल क्रेन मंगवाई गई। राष्ट्रीय ध्वज पर पूरी लाइट जले, इसके लिए 3 अलग से पोल भी लगाए गए। वहीं इसे लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के लिए सेना जल्द ही प्रक्रिया भी शुरू करेगी। अब आपको बताते हैं कि तिरंगे को लगाने के लिए किस तरह की तैयारियां की गई थी और इसके लिए क्या क्या खास काम किए गए थे, यह भी आपको बताना जरूरी है। देश में और किस जगह पर हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, जिस पर हम सबको गर्व होना चाहिए। तो साफ तौर से ये तमाम चीजें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। नीचे पोल की मोटाई जो है 1830 mm और ऊपर ये मोटाई जो है उसका भी रांची के पहरी मंदिर पर 293 फुट, हैदराबाद के संजीवीना पार्क में 291 फुट का तिरंगा लहरा रहा है। कहां कहां तिरंगे हैं ये भी आपको बताते चले। रायपुर के तिलाबंदा झील के पास 269, फरीदाबाद के टाउन पार्क में 250 फुट का तिरंगा लगा हुआ है। तो ये तमाम तिरंगे हैं जो खास हैं। पुणे की कटराज झील के पास 237 और भोपाल के मंत्रालय के बाहर 235 फुट का तिरंगा लगा हुआ है। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरें और उसका विश्लेषण जारी है। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और विश्लेषण की अब हम बात करें। अगर इस खबर की ब्रेक पर जाने से पहले जिस झंडे की हम बात कर रहे थे, अपने आदत से मजबूर पाकिस्तान भारत के इस कदम पर भी ऐतराज जता रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि इस तिरंगे को लगाकर भारत उसकी जासूसी करना चाहता है। पाक भारत पर बार बार ऐसे बेकार के आरोप लगाता रहा, क्योंकि पहले जून 2016 में हमारा तिरंगा सद्भावना द्वार से केवल 30 फुट की दूरी पर स्थापित किया जाना था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से इसका ऐतराज करने पर यह प्रोजेक्ट लंबित करना पड़ा था। अब 1 मार्च को फिर से पाक रेंजर्स ने तिरंगे में कैमरे होने की बात दोहराई थी, जिसे बीएसएफ ने खारिज कर दिया। हमें यह लगता है कि पाकिस्तान को यह डर इसलिए है क्योंकि वो खुद भारत की जासूसी करने के लिए नए नए तरीके अपनाता रहता है और इसलिए इसकी जानकारी भी पाकिस्तान को ही ज्यादा है। और कहते हैं ना कि जैसी जिसकी सोच होती है, सामने वाला भी उसको वैसा ही दिखता है। पाकिस्तान को इसीलिए भारत पर शक भी हो रहा है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान अपनी ओछी मानसिकता को शायद कभी बदल ही नहीं पाएगा। अपनी इसी मानसिकता के कारण ही वो हमेशा भारत की तरक्की से परेशान भी रहता है और वो परेशान ही रहेगा। ये आने वाले दिनों में भी आप देखेंगे कि जब भी तरक्की होगी तब पाकिस्तान की ओर से इसी तरह से आपत्ति जताई जाएगी, बयानबाजी की जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं आईएनएस की। बात अब भारतीय नौसेना की आन बान शान विराट की। भारतीय नौसेना के बेड़े में दूसरा विमान वाहक पोत आईएनएस विराट सोमवार को रिटायर हो गया। समुद्र में अपनी शान से चलता आईएनएस विराट उन्नत किस्म का दूसरा विमान वाहक पोत था।
जिसने भारतीय नौसेना में 30 साल तक सेवा दी। आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारी नौसेना में शामिल होने से पहले विराट ने ब्रिटेन के रॉयल नेवी में 25 सालों तक सेवा दी। इस विमान वाहक पोत का एक ही उद्घोष वाक्य रहा, श्लमजेव यश्च बलमेव तस्यस्य, जिसका मतलब होता है जिसका समुद्र पर कब्जा है वही सबसे बलवान है। वहीं नेवी चीफ ने कहा कि अगले 4 महीनों में विराट को बेचा जाएगा, लेकिन अगर यह नहीं बिका तो इसे कबाड़ में तब्दील कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि आईएनएस विराट को सेवा से हटाए जाने के बाद हमारे पास 2 विमान वाहक पोत कम हो जाएंगे। आपको याद ही होगा कि कुछ समय पहले अपने विशेषताओं के लिए मशहूर आईएनएस विक्रांत को पहले ही सेवा से हटाया जा चुका है। हमें यह बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आईएनएस विराट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। यह दुनिया का इकलौता ऐसा जहाज है जो इतना पुराना होने के बाद भी इस्तेमाल किया जा रहा था और बेहतर हालत में था। इसे स्क्रेड ओल्ड लेडिश के नाम से भी जाना जाता रहा है। तो विश्लेषण की अगर हम बात करें, इस खबर की विशेषताओं की बात करें, तो इन सब बेजोड़ खूबियों के बावजूद इसके रिटायर होने के बाद अब विराट के भविष्य को लेकर दुविधा बनी हुई है। बकौल नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा ने कहा कि अगर अगले 4 महीने के अंदर विराट को कोई खरीदार नहीं मिला तो उसे कबाड़ में बदल दिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर विराट को कबाड़ में तब्दील किया ही क्यों जाए। हम मानते हैं कि अगर इसको खरीदा नहीं जा सका तो देश की शान रहे विराट को किसी और इस्तेमाल में भी तो लाया जा सकता है, ये सजेशन भी हो सकता है। इसीलिए हम सिर्फ यही उम्मीद कर सकते हैं कि आईएनएस विराट को जल्दी ही कोई खरीदार मिल जाएगा और इसका इस्तेमाल भी अच्छा ही होगा। कबाड़ में जाने से अच्छा है कि कोई इसको इस्तेमाल करे। इस शान को अपने लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, यह भी बात सामने है। तो आईएनएस को कोई खरीदार मिल जाए, वो कबाड़ ना बन पाए, इसको लेकर हमारी उम्मीदें हैं और देखते हैं आने वाले दिनों में क्या कोई खरीदार मिल पाता है। एक रिपोर्ट। भारत के समुद्री सीमाओं का पिछले 3 दशकों से रक्षक रहा विराट कबाड़ में बिक सकता है। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक 27,800 टन वजनी इस एयरक्राफ्ट करियर को मजबूरन कबाड़ में बेचना पड़ सकता है। कबाड़ में बेचे जाने की एक वजह आंध्र प्रदेश सरकार और केंद्र के बीच इस बात का विवाद है कि इसे म्यूजियम में तब्दील करने का पैसा कौन देगा। भारतीय नौसेना में 1987 को शामिल किया गया था विराट। इसका वजन 27,800 टन है। 13 मंजिलें ऊंचे आईएनएस विराट को प्रस्तावित म्यूजियम में तब्दील करने में करीब 1,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इससे पहले रॉयल ब्रिटिश नेवी में इसने 27 साल सेवाएं दी। आंध्र प्रदेश सरकार इस बेड़े को लेने की तो इच्छुक है, लेकिन वह चाहती है कि रक्षा मंत्रालय आधा खर्च दे। वहीं मंत्रालय का कहना है कि वह तकनीकी मदद और सुझाव तो दे सकता है, लेकिन फंड नहीं। विराट फिलहाल मुंबई में है। नेवी 5 लाख नॉटिकल मील करीब 9,30,000 किलोमीटर का सफर कर चुके आईएनएस विराट के समृद्धशाली इतिहास को संजोकर रखने के मूड में है। वह नहीं चाहती कि इसका हश्र वही हो जो भारत के पहले एयरक्राफ्ट करियर आईएनएस विक्रांत के साथ हुआ था। नेवी फिलहाल आईएनएस विराट के डेक से ऑपरेट होने वाले 11 सी हैरियर जंप जेट्स को देश भर में स्थित विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों में बतौर प्रतीक स्थापित करने की तैयारी कर रही है। जंप जेट्स वो फाइटर जेट्स होते हैं जो बिना रनवे के वर्टिकल टेक ऑफ या छोटे रनवे पर टेक ऑफ में सक्षम होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार बात करेंगे देश की सुरक्षा से जुड़ी एक और अहम खबर पर। प्राइम टाइम न्यूज़ एट 9।
है। हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जायजा लिया कि आखिर किस तरह के राजनीतिक समीकरण वहां पर बन रहे हैं और लोगों का मूड क्या है। आइए सुनते हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और हम इस वक्त खड़े हैं गंगा मां की गोद में वाराणसी में, हिंदुस्तान की सांस्कृतिक आध्यात्मिक राजधानी और अब तो देश की भी मिनी राजधानी कहना पड़ेगा। शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी शहर में अगर 3 दिन रुके हैं तो वाराणसी है। वाराणसी का राजनीतिक महत्व भी बढ़ गया है। ऐसे में देश ही नहीं दुनिया के मीडिया का भी ध्यान वाराणसी में, और इसलिए हम इस वक्त घाट के पास खड़े हैं। नाव में हमारे साथ वाराणसी लेकर आ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित वाराणसी के आध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र के विभिन्न दिग्गजों के साथ ही कुछ कवियों से भी आपको सुनवाएंगे। सबका स्वागत है। हर हर महादेव से हम शुरू करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम आज शुरू करते हैं हमारे साथ यही करते हैं एक हास्य कवि से। हास्य कवि के तौर पर आपको क्या कहना है और क्या कोई आपने इस चुनावी माहौल पर कुछ लिखा है? पहली बार काफी वर्षों के बाद, दो दशकों के बाद चुनाव के प्रति लोगों में एक उत्सुकता पैदा हुई है। राजनीति से एक वितृष्णा सी पैदा हुई थी लोगों के मन में, और उसका एक कारण ये था कि वोट ऑफ परसेंटेज भी गिरता चला जा रहा। लेकिन इस चुनाव में जो वोट ऑफ परसेंटेज क्यों गिरता रहा, चंद पंक्तियों में आपको से बात करना चाहूंगा कि एक दिन रास्ते में जाते हुए मुझे एक शीशे का टुकड़ा मिला जो बेइंतहा चमक रहा था। सोचा कोई कीमती नग होगा, दिखाने पर जौहरी ने मुझसे कहा ये नग नहीं, एक नेता की आत्मा है। वाह! ये नग नहीं, एक नेता की आत्मा है जो जिंदगी भर लावारिस घूमता रहा, जनता के लिए नहीं कुर्सी के लिए लड़ाई लड़ता रहा। इसे ले जाकर किसी अंधेरे कुएं में फेंक दो, अन्यथा भारी नुकसान हो सकता है। पहले देश को खा रहा था, अब आपको ही खा सकता है। पहले देश को खा रहा था, अब आपको ही खा सकता है। और यही शीशे के टुकड़े के कारण राजनीति के प्रति लोगों का अनुत्साह था। लेकिन अचानक से 2014 में इस काशी में, बनारस में नरेंद्र मोदी ने पर्चा क्या भरा और देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद शहर लाइमलाइट में आया। पहले हिंदुस्तान का मतलब केवल दिल्ली होता था, अब वाराणसी होता है। और इसलिए केवल प्रधानमंत्री ही नहीं, देश के ही नहीं, राज्य के तमाम नेता यहाँ और दुनिया का मीडिया यहाँ होता है। बहुत अच्छी लाइनें आपने कही। हमारे साथ परम पूजनीय हंस जी है, विश्वविख्यात है अपने विचारों के लिए। आध्यात्म के बगैर काशी की चर्चा नहीं हो सकती। तो इस राजनीतिक माहौल में काशी के इस आध्यात्म को राजनीतिक आश्रय की भी क्यों जरूरत है? काशी को राजनीतिक आश्रय की जरूरत नहीं है, राजनीतिज्ञों को काशी के आश्रय की जरूरत है। आप देख रहे हैं हमारे विश्वनाथ जी के मंदिर में सभी राजनीतिक दलों के लोग आकर के घुटने टेक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं। लेकिन पहले मोदी जी आए, फिर बाकी लोगों को आए। बाद में आए, लेकिन मेरा ये और सालों साल कोई आया नहीं। काशी को ऐसे कितने राजनीतिक, कितने बादशाह, कितने शहंशाह आए और गए। मोदी ने ही कहा कि काशी जो है इतिहास से भी प्राचीन है। अभी भाषण में कहा कि नहीं कहा? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ऐसे कितने शहंशाह, बादशाह आए, काशी को सवारे, काशी को बिगाड़े भी। 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब आक्रमण किया वाराणसी पर, 1000 मंदिरों को गिन के गिरा दिया। उसमें स्कंद पुराण में जो वर्णित विश्वनाथ जी का मंदिर था और जो विश्वेश्वर लिंग था, वो पहली बार ध्वस्त किया गया। और 1669 में जब औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ जी के मंदिर को गिराया, तब से 5 बार पहले गिर चुका था, 6वीं बार औरंगजेब ने तोड़ा। फिर 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने उस मंदिर पर तो उसने मस्जिद बनवा दिया, तो बगल में एक मंदिर बनवाया। 111 वर्ष तो यह बिना विश्वनाथ जी के मंदिर के काशी रहा। 111 वर्ष 1669 में तोड़ा गया और 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। तब तक ये नहीं था। लेकिन अब भी हम ये कहेंगे, जैसे राम मंदिर का आंदोलन का लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, उस राम जन्मभूमि के मंदिर को न बना के 100 मंदिर बना दो, आप 1000 मंदिर बना दो अयोध्या में, तो आप ये नहीं कहेंगे कि राम जन्मभूमि के मंदिर का उद्धार हो गया। बिल्कुल। उसी तरह से काशी विश्वनाथ जी का जो पुराण प्रसिद्ध मंदिर तोड़ा गया, उस पर तो आज भी उसके नींव पर, उसके ईंटों पर
मतलब जैसा अयोध्या का मुद्दा है वैसा यहाँ का भी मुद्दा है। यहाँ का जो असली मंदिर है उस मंदिर पे मस्जिद बनी हुई है, लेकिन कहीं चुनाव में इसकी चर्चा नहीं दिख रही है, जैसे अयोध्या की चर्चा होती इसकी नहीं दिख रही है। धर्मनिरपेक्षता का भूत इतना सवार है, राजनीतिक न करें तो न करें चर्चा, यहाँ के धार्मिक महंत संत भी इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि काशी विश्वनाथ जी का मंदिर पराधीन है, क्यों? काशी पराधीन है, क्यों? इसकी अस्मिता पराधीन क्या कारण क्या है? हाँ, एक तो दब्बूपन है, दूसरी चीज ये है कि सत्ता को खुश करने की ललक है ना, क्योंकि सत्ता की निशंसता तो आपने देखा कि किस तरह बुरी तरह से यहाँ के संतों पर, यहाँ के ब्रह्मचारी वटकों पर किस निर्ममता और निशंसता से लाठी प्रहार किया गया। और जब काशी के लोग उसके प्रतिकार में उठे, अन्याय प्रतिकार यात्रा निकाली, तो उस यात्रा को कैसे राजनीतिक कुचक्र में फंसा करके और ये बता दिया गया कि सड़कों पर उपद्रव करने के लिए लोग उतरे हैं, और 1000 लोगों को बिना नाम के और कुछ लोगों को नाम के साथ फंसा दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक आध्यात्मिक भी इसका महत्व है और इसलिए आध्यात्मिक महत्व है, इसका राजनीतिक भी है, सामाजिक, और काशी घायल है, और इतिहास बदलना बाकी है। बिल्कुल, इतिहास जो असली मंदिर है, मतलब देश के प्रधानमंत्री ने भी जहाँ पूजा की वो असली नहीं है, असली मंदिर मस्जिद के अंदर है। मंदिर तो दबा हुआ है, उसकी ईंटें जो हैं अपनी मुक्ति के लिए छटपटा रही हैं। बिल्कुल, और कोई उस पर नहीं बोल रहा है, बहुत बड़ी बात है। दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि इस मुद्दे को आप ध्यान दीजिए और देश के बाकी मीडिया को भी पूछिए कि आखिर उन्होंने इस मुद्दे पर क्यों नहीं कहा। हमारे साथ यहाँ के और भी गणमान्य लोग हैं, आपका क्या कहना है इस चुनावी माहौल में? चुनावी माहौल, ये सांस्कृतिक राजधानी है काशी, और यहाँ चुनावी माहौल तो हमें लगता है कि राजा हरिश्चंद्र ते दानी भरे डोम के घर पानी, ये ऐसा जगह है जहाँ राजा हरिश्चंद्र भी आके बिक गए डोम की आंखों, और ये वही जगह है। देखिए, लीला प्रेमी लोग यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, लोग जो है यहाँ के लोग जो है उत्सव प्रेमी हैं, 7 वार 9 त्योहार कहा जाता है यहाँ के लोगों को। ऐसे में यहाँ पर मोदी जी का चुनाव लड़ना और मोदी जी के भाजपा का चुनाव लड़ना अभी फिलहाल ये बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही ज्यादा जो है आज जमाने में बहुत जरूरी चीज था। आज के भारत को ठीक करने के लिए विश्व को एक गुरु कहा जा सकता, भारत को जगत गुरु कहा जा सकता, उस और हिंदुस्तान काशी के बगैर विश्व गुरु हो नहीं सकता, इतना विद्वानों का शहर है। लेकिन क्या स्थिति है राजनीतिक विद्वत्ता, जैसे आपने कहा कि बड़े बड़े आध्यात्मिक लोग यहाँ हैं, लेकिन मंदिर के ऊपर बनी मस्जिद पर कोई बोलता नहीं है, तो जो विद्वान है वो बोलते हैं क्या उसके बारे में? नहीं, उस बारे में कोई नहीं बोलता है, लेकिन ये है कि आज भी मंदिर की जो हमारा संरचना है वो जो है आज भी पौराणिक है, और उसका भी दीवार प्राचीर दिखाई पड़ती है। वो मंदिर जिस दिन हमारी जो है हमारी पूरी रूप से आ जाएगी, पूर्ण रूप से संप्रभुता में आ जाएगी, तो मंदिर हमारा बहुत ही वैश्विक मंदिर हो जाएगा हमारा। नहीं तो कैसे होगा? स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि मुझे दुर्जनों से उतना डर नहीं जितना सज्जनों की निष्क्रियता से है। तो काशी तो विद्वानों के लिए जानी जाती है, अगर निष्क्रिय विद्वान है तो क्या काम? ऐसा है, काशी एक बात कही जाती है, जिस जमीन का खाक भी पारस है, मेरा वो मशहूर शहर बनारस है। ये नदी बनारसी जी की उगती है, और यहाँ गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर चलना पड़ेगा हमें, और उसी से ही हम आगे। ये नया भूत है गंगा जमुनी सरस्वती, इससे जरा बाहर आइए। इससे किसी का भला नहीं हुआ। गंगा जमुनी संस्कृति हमारी संस्कृति है, हाँ, और तो इसको लेकर चलना ही पड़ेगा। उसका नया पॉलिटिकल वर्जन किसी के फायदे का नहीं है। जरा एक और कवि हमारे साथ है, बुजुर्ग कवि है, वो क्या कहना चाहते हैं? हाँ, हम तो आज की दुनिया में सुख से जीने का है कायदा, आज की दुनिया में सुख से जीने का है कायदा, वो ये दूसरों की मजबूरी का उठाते रहिए फायदा। अरे क्या बात है, अच्छी बात है। शिक्षा पर है कि हमने भी अपने जीवन में बनाए हैं सैकड़ों शिष्य, आप लोग नहीं बनाते हैं, हमने भी अपने जीवन में बनाए हैं सैकड़ों शिष्य। यह बात अलग है कि मेरी शिक्षा के प्रभाव से उनका चौपट हो गया भविष्य। ये आधुनिक शिक्षा का स्वरूप है, मैकेनो की शिक्षा पद्धति पर ये सबसे बड़ी चोट है। वाह वाह वाह। विद्युत मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारे प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ा। हाँ। विद्युत मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारे प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ा, किंतु समाचार को उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। ये मैं बता दूं कि पीयूष गोयल देश के विद्युत मंत्री, पावर मिनिस्टर, जब वाराणसी में आए थे और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसी समय बिजली गई थी और ये एक बड़ी इंटरनेशनल न्यूज हुई थी। कवि का स्ट्रोक इस पे मैं दोहराने के लिए कहूंगा कि विद्युत मंत्री ने कहा कि इस वर्ष हमारे प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ा, परंतु इस समाचार को उन्होंने मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा। तो नाव पर बैठकर बनारस को समझने से बेहतर और क्या हो सकता है। अब बात करते हैं इंसास की। देश की सुरक्षा से जुड़ी एक और
अहम खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। देश की सुरक्षा में पिछले 20 साल तक रही स्वदेश निर्मित इंसास राइफल सेना से अलविदा होने वाली है। आज खबरें अलविदा होने की ज्यादा हैं। इसकी जगह अब विदेश से खरीदी गई असॉल्ट राइफल ले सकती है। असॉल्ट के आने के बाद उसका निर्माण देश में करने की भी तैयारी शुरू की जाएगी, जिससे हमें ऐसी घातक राइफल्स विदेशों से खरीदने की जरूरत ही ना पड़े। आपको बता दें कि इंसास राइफल 1988 में सेना में शामिल की गई थी और अब इसकी जगह सेना को विदेशी तकनीक से निर्मित और ज्यादा मारक क्षमता रखने वाली राइफल दी जाएगी। इंसास को सेना से हटाने की मुख्य वजह यह है कि यह लंबी दूरी में प्रभावी नहीं है। अब हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा विदेशी तकनीक से की जाएगी। आपको बता दें कि असॉल्ट राइफल को दुनिया की बेहतरीन राइफल्स में से एक माना जाता है। अपने लक्ष्य को भेदने में यह काफी प्रभावी है। वहीं असॉल्ट राइफल के आने के बाद सेना को 20 साल पुरानी इंसास का साथ छोड़ना ही पड़ेगा। इसके विश्लेषण की बात करें तो हमें उम्मीद है कि असॉल्ट से भारतीय सेना और सैनिक अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि स्वदेशी इंसास राइफल सेना के लिए सही नहीं थी, लेकिन लंबी दूरी के लिए यह उतनी कारगर साबित नहीं है। हम विश्लेषण की बात कर रहे हैं इस वक्त, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी कारगर है या नहीं है, जिससे जवानों को कई बार परेशानी भी होती है। हमें पता है कि पिछले 20 सालों में देश के सैनिकों ने किन किन हमलों का सामना किया है। सीमा की सुरक्षा में हमारे वीर जवानों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया और यही वजह है कि द इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम की अधिक कैलिबर की और ज्यादा घातक असॉल्ट राइफल को शामिल किया इसमें जा सकता है। तो क्या है इंसास राइफल? इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इंसास राइफल्स क्या है? ये 1996 में सेना में शामिल किए जाने से पहले राइफल की डिजाइन को बदल दिया गया था। राइफल की डिजाइन 1996 से पहले बदला गया था। राइफल का इस्तेमाल 1999 के करगिल युद्ध के दौरान किया गया था। इंसास राइफल जो अलविदा होने वाले हैं, करगिल के युद्ध में अहम भूमिका रही। असॉल्ट राइफल 500 मीटर की दूरी पर भी दुश्मन का खात्मा कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा दूरी पर नहीं जा सकती और इसी वजह से इसे हटाया जा रहा है। असॉल्ट राइफल की टेक्नोलॉजी इससे ज्यादा बेहतर है। अब असॉल्ट राइफल में क्या क्या खास है ये भी हमने आपको बताया कि असॉल्ट राइफल ज्यादा बेहतर हैं इससे, इंसास राइफल की तुलना में अगर बात करें। और अब बात करते हैं भारतीय नौसेना की। समुद्र की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय नौसेना जल्द ही फ्रांस में बनने वाली स्कॉर्पियन पनडुब्बियां शामिल करेगी। वहीं सरकार ने डाटा लीक मामले को पीछे छोड़ते हुए आखिरकार पनडुब्बियों को शामिल करने की समय सीमा तय कर ली और पहली 2 पनडुब्बियों को इस साल में नौसेना में शामिल होने की संभावना बताई जा रही है, शामिल करने की संभावना जताई गई है। आपको यह भी बताते चले कि हमें सूत्रों से यह पता चला है कि नौसेना में पहली अत्याधुनिक पनडुब्बी कलवारी को इस साल के मध्य में शामिल करने की तैयारी है। इससे हमारी नौसेना समुद्र में और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। आपको यह बताएं कि पिछले कुछ सालों में पानी के जरिए हमारे पड़ोसी देशों ने हमारे देश में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया। मुंबई का हमला आपको याद ही होगा। वहीं पनडुब्बी कलावरी से हमले के लिए मिसाइलों और हथियार प्रणाली से लैस करने की प्रक्रिया पूरी होने वाली है। नौसेना में शामिल होने वाली फ्रांस की तकनीकी से लैस इन पनडुब्बियों का करीब $3.5 बिलियन की कीमत से निर्माण किया जा रहा है। आपको बताएं कि नौसेना की योजना के अनुसार दूसरी पनडुब्बी खांदेरी को इस साल के अंत तक नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा और इसके बाद 9 महीने के अंतराल पर बाकी की पनडुब्बियों को शामिल भी किया जाएगा। अगर विश्लेषण की बात करें, इसकी खासियत की बात करें तो नौसेना को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए नई पनडुब्बियां शामिल होने से हम ये उम्मीद करते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए हमारी सेना और भी ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि हम सबको याद है कि पिछले कुछ समय में हमारे देश में जितने भी आतंकी हमले हुए उन सब में आतंकी पानी के रास्ते से ही हमारे देश में आए हैं। तो हमारी जो पानी की सुरक्षा है, जल सुरक्षा है, उसको लेकर हमें और भी ज्यादा पुख्ता होना पड़ेगा, जिसके लिए तैयारियां सरकार की ओर से की जा रही हैं। हमारी सुरक्षा में सेंध भी लगा चुके हैं यही आतंकी। इन आतंकियों पर नकेल कसने के लिए हमारी नौसेना को मजबूत करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें पूरा विश्वास है कि इन तीनों सेनाओं को मजबूत करने से हम भी कितने मजबूत होंगे और हमारा देश दुश्मनों को धूल चटाने में और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएगा।
और अब बात उत्तर कोरिया की। वहां के सनकी तानाशाह लगातार एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किए जा रहे हैं। जापान के समुद्र में गिरी 3 मिसाइलें। चीन भी उत्तर कोरिया से नाराज है। यह खबर बहुत जरूरी है, जिससे विश्व शांति के प्रयासों पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया है, क्वेश्चन मार्क लग गया है। अपने तानाशाही रवैये के लिए मशहूर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर गैर जिम्मेदाराना हरकत की। उत्तर कोरिया ने 4 बैलिस्टिक मिसाइलों को जापान की तरफ दागा है। ये मिसाइलें परमाणु हथियारों से लैस हैं। जापान का यह कहना है कि मिसाइलें उसके समुद्री इलाकों में गिरी हैं। उत्तर कोरिया की इस हरकत के बाद अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी सुरक्षा को और मजबूत कर दिया। दक्षिण कोरिया ने आपात बैठक भी बुलाई। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया पर संयुक्त राष्ट्र ने मिसाइल या परमाणु परीक्षण करने पर पाबंदी लगाई हुई है। इस घटना के बाद अमेरिका ने कहा कि वो इसे बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए, जो ये बढ़ रहा है खतरा, उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिका उत्तर कोरिया के इस कदम की निंदा करता है। हम तैयार हैं और अपनी तैयारी बढ़ाने और हमले से अपनी और अपने सहयोगियों की रक्षा करने के लिए कदम उठाते रहेंगे। हालांकि जिस तरह से उत्तर कोरिया मिसाइल को लेकर, परमाणु को लेकर आगे बढ़ रहा है, उससे खतरा तो सबके लिए बना हुआ है। चिंता की लकीरें अमेरिका के भी सिर पर देखने को मिल रही हैं। वहीं उत्तर कोरिया के करीबी दोस्त चीन ने भी उससे नाराजगी जताई है। इससे पहले भी नाराजगी चीन ने जताई है, लेकिन चीन उसके आगे जाकर कुछ करता दिखाई देता नहीं। जापान के पीएम ने कहा कि उत्तर कोरिया ये 4 मिसाइलों में से 3 जापान के पूर्वी सागर में जाकर गिरी हैं। ये मिसाइलें करीब 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती हैं। संयुक्त राष्ट्र के बैन के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने पिछले महीने भी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। तब संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने इसकी निंदा की थी। दबे आवाज में चीन ने भी निंदा कर ही दी थी। विशेषज्ञों का यह कहना है कि उत्तर कोरिया ने यह हमला अमेरिका और दक्षिण कोरिया के जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ किया है। वहीं कोरियन सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि अमेरिकी साम्राज्यवादियों और दक्षिण कोरियाई कठपुतली बलों ने उत्तर कोरिया के दरवाजे पर खतरनाक परमाणु युद्ध अभ्यास फिर से शुरू किया है और हमारी सेना कड़ी से कड़ी जवाबी कार्रवाई करेगी। हम आपको यह भी बता दें कि जब जब अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की है, तब तब उत्तर कोरिया ने ऐसे ही परीक्षण किए हैं और उन्हें एक बार फिर से सोचने पर मजबूर किया है। पिछले साल भी उसने 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। अब आपको वो महत्वपूर्ण बातें बताते हैं जिसकी वजह से उत्तर कोरिया ने ये मिसाइलें दागी हुई हैं। ये भी आपको बता देते हैं। आपको बताएं कि चीन और उत्तर कोरिया करीबी दोस्त हैं, लेकिन इस बार चीन ने भी उसके इस मिसाइल परीक्षण से नाराज हुआ है। चीन भी नाराज हुआ है। चीन ने कहा कि वो उत्तर कोरिया की परमाणु महत्वाकांक्षाओं का विरोधी है। वैसे पिछले महीने चीन ने घोषणा की थी कि वो साल के अंत तक उत्तर कोरिया से सभी कोल इंपोर्ट को कैंसिल कर देगा, जो कि ऐसा हुआ नहीं है। अगर ऐसा हो गया तो उत्तर कोरिया को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि उसके लिए फॉरेन करेंसी अहम रिसोर्स है। अपने न्यूक्लियर टेस्ट को लेकर उत्तर कोरिया यूनाइटेड नेशन का बैन भी लगातार झेल रहा है, जिसके बावजूद उत्तर कोरिया बाज नहीं आ रहा। विश्लेषण की अगर बात करें इस खबर के बारीकियों की, तो इस समय जब दुनिया में अशांति का माहौल है, एक देश दूसरे देश पर हमले कर रहे हैं, ऐसे में उत्तर कोरिया का यह परीक्षण पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि उत्तर कोरियाई प्रशासन अपने सनकीपन के लिए पहले से ही मशहूर है, पहले से ही जाना जाता है। वो पहले भी कई देशों को हमले की धमकियां दे चुका है। उसके इसी रवैये की वजह से उस पर इंटरनेशनल बैन लगा है। लेकिन उत्तर कोरिया के इस हमले ने यह साफ कर दिया कि उसको इस तरह के बैन की कोई भी चिंता नहीं है। वो अमेरिका को अपने सामने नीचा दिखाने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी मनमर्जी के आगे इंटरनेशनल बैन भी कारगर साबित नहीं हो रहा, क्योंकि दबे स्वर में कई लोग उसका समर्थन भी करते हैं। पीछे से चीन उसका समर्थन करता है। हमें यह लगता है कि उत्तर कोरिया की यह घटना पूरी दुनिया के लिए खतरा है और इस खतरे से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर उस पर और कड़े और दमदार दबाव बनाने के साथ ही बैन भी लगाने की जरूरत है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने लगातार तीसरे दिन भी वाराणसी में रोड शो किया। रोहनिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि किसानों के जीवन में बदलाव लाएंगे। पीएम ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर किसानों को 2022 में घर देने का वादा किया और